एपिसोड 272 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम सब कल उनसे मिलने जाएंगे। तभी दर्शित अंदर आते हुए बोला, कहाँ जाने वाले हो आप सब? तो दादी माँ ने ईशानी की बच्चों के बारे में बता दिया तो दर्शित तो खुश हो गया। वो ही था जो ईशानी से मिलने महीने में 2 बार राजवंश विला चला जाता था। घर में ईशानी दादाजी और दादी माँ के बाद उससे ही ज्यादा अटैच थी। अब आगे सब खुश थे, सिर्फ प्रिया ही खुनस खाए बैठी थी। अब उसने डिसाइड किया कि वो ईशानी और बच्चों के बारे अपने डैड को बता देगी। वहीं दूसरी तरफ मायरा इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसे होश आ गया था पर अपनी पूरी बॉडी में दर्द होने की वजह से वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसे ईशानी से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वो अब तो डे से नफरत में अंधी हो गई थी। अगर उसे पता होता कि डॉक्टर ईशा को इस वक्त जो लोग ढूंढ रहे हैं वो कौन है तो वो उन्हें जरूर बता देती, ताकि वो सब आकर ईशानी को ले जाए और मोक्ष की जिंदगी से ईशानी पूरी तरह से गायब हो जाए। तभी संगीता जी, नीलेश जी रूम में आए। उन्हें अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। संगीता जी को आंखों से आंसू बहने लगे। मायरा भी रोने लगी। मोम, मैं उस ईशानी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है मोम। मायरा की बात सुनकर संगीता जी बोली, तुम रो मत बेटा, तुम जल्दी ठीक ही जाओगी। चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मैं फिर से तुम्हें पहले डे से बना दूंगी। मायरा को अपनी मोम की बातें समझ नहीं आई कि उसकी मोम उसे पहले की तरह बनाने की बात क्यों कर रही है। जब से वो होश में आए वो बस बेड पर सोई हुई थी, वो बेड से नहीं उठी थी। इसलिए उसने अब तक खुद को ठीक से नहीं देखा था। उसकी चेहरे पर कोड़े की मारने से स्किन फट गए थे और घाव गहरा था। वो निशान मायरा की चेहरे को भयानक बना रहा था। उसकी फेस पहले की तरह नहीं थी। डॉक्टर ने उसे पेन और दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन से दिया था, जिस वजह से मायरा को अभी तक अपने चेहरे पर या नेक पर दर्द और जलन महसूस नहीं हुई थी। इसलिए डॉक्टर ने बताया था कि शायद प्लास्टिक सर्जरी के जरिए भी मायरा की चेहरे को ठीक करना मुश्किल होगा। अगर ही भी गया तो पहले की तरह नहीं होगा। उसकी हाथ और नेक और पेट पर भी गहरा दाग था। नीलेश जी और संगीता जी भी नफरत से उबल रहे थे। क्या एक छोटी सी गलती के लिए मोक्ष का उनकी बेटी को इतनी बड़ी जख्म देना ठीक था? फिर भी वो अच्छे से जानते थे कि ना तो वो मोक्ष का कुछ कर सकते थे और ना ही ईशानी का। इस बार भी सिर्फ जयदेव जी की वजह से मायरा बच गई थी और यही उनके लिए काफी थी। जब तक उनके पास पैसा है वो मायरा को पहले की तरह खूबसूरत बनाने का तरीका ढूंढ सकते थे। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मोम तो बस ऐसे ही के रही थी, कुछ नहीं हुआ है। नीलेश जी ने बातों को टालते हुए कहा, क्योंकि वो मायरा को कोई शक नहीं देना चाहते थे। पर मायरा को पता था कि उसके डैड कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं डैड। उसने अपनी चेहरे पर हाथ रखा तो उसे कुछ महसूस हुआ। मुझे अपना फेस देखना है मोम, मुझे मिरर ला कर दीजिए। मायरा डरते हुए बोली। उसे लग रहा था कहीं उसकी फेस पर ज्यादा जख्म तो नहीं है। उस वक्त दर्द उसकी पूरी बॉडी में हो रहा था। वो बेहोश होने की कगार पर थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसकी फेस पर भी जख्म होंगे। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है। नीलेश जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि वो मायरा को अभी अपनी चेहरा ना देखने दे, वरना वो डिप्रेशन में जा सकती है। अब तो उन्हें सहिता जी पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने बिना सोचे समझे ये सब कह दिया। पर मायरा ने उनकी बात नहीं सुनी और जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और लड़खड़ाते कदम से वॉशरूम की तरफ चली गई। बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेटी रहो, कहाँ जा रही हो? संगीता जी और नीलेश जी पीछे से मायरा के पास जब तक पहुंचे तब तक मायरा ने वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया था। जब नीलेश जी और संगीता जी को एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। वो बस दरवाजा को नॉक करके मायरा को बाहर आने के लिए ही बोल सकते थे, पर मायरा तो उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। अब नीलेश जी गुस्से से संगीता जी पर ही चिल्लाने लगे, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ये बात बोलने की कि तुम उसे पहले की तरह कर दोगी? देख लिया ना, क्या ही गया? तो संगीता जी रोते हुए बोली, नीलेश जी प्लीज, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर अभी प्लीज हमारी बच्ची को बाहर लाइए, दरवाजा खोलकर, कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी अंदर से मायरा की चिल्लाने की और कुछ टूटने की आवाज आए। अंदर मायरा टूटे हुए मिरर में अपने चेहरे को जो बहुत बदसूरत लग रहा था। वो जोर से चीखी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, मेरा चेहरा ऐसा नहीं हो सकता। वहीं बाहर उसकी आवाज सुनकर नीलेश जी, संगीता जी डर गए। नीलेश जी ने जल्दी से धक्का देकर वॉशरूम की डोर को ओपन कर दिया। जब वो दोनों अंदर आए तो उनकी आंखें फैल गई, क्योंकि मायरा ने मिरर को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसने मिरर के टूटे हुए कांच को अपनी कलाई पर चुभा रखा था, जिससे उसकी कलाई से खून बह रही थी। नीलेश जी जल्दी जाकर मायरा की हाथों से कांच की टुकड़े को छीनकर फेंक दिया। मायरा की कलाई बार बस छोटी सी चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। उसने अपनी कलाई को गहराई से नहीं काटा था। ये देखकर संगीता जी और नीलेश जी थोड़ा रिलैक्स हो गए। संगीता जी ने जल्दी से मायरा को गले से लगा लिया तो मायरा उनकी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मोम, मोम, मेरा चेहरा अब खराब हो गया, अब तो मोक्ष मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा।
मेरी चेहरे को ठीक कर दीजिए मोम, प्लीज मुझे मेरा चेहरा वापस पहले जैसा चाहिए। तभी नीलेश जी गुस्से से बोले, बस करो मायरा, मोक्ष तुम्हें पसंद नहीं करता है, उसकी वजह से ही तुम इस है में हो। फिर भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो, तुम पहले ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें लंदन भेज दूंगा, वहीं पर तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा और तुम वापस कभी इंडिया नहीं आओगी। और अपना ये पगलपन बंद करो। इतना कहकर नीलेश जी वॉशरूम से बाहर चले गए। वहीं उनके जाते ही मायरा चिल्लाई, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मोक्ष सिर्फ मेरा, हज सिर्फ मेरा। ये कहते हुए वो पूरे वॉशरूम में तोड़फोड़ करने लगी। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो सच में पागल हो गई हो। ये देखकर संगीता जी हैरान हो गई, उन्हें अब मायरा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रहा था। जैसे मायरा अपनी बालों को खींच रही थी, फिर हंस रही थी, फिर रो रही थी, ये सब बातें संगीता जी को डरा रही थी। संगीता जी ने जैसे तैसे करके मायरा को रूम में ले गई। उन्हें आज पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने मीरा की मन में मोक्ष से शादी की बात डाली। 2 दिन बाद राजवंश विला। आज राजवंश विला को बहुत अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि ईशानी और बच्चे आज घर आ रहे थे। सब खुशी से उनकी वेलकम के लिए खड़े थे। वो कब तक आएंगे मोम, मुझे अपने भतीजे को गोद में लेना है, मेरी हाथ में खुजली हो रही है। नव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। दक्ष उसकी सिर पे टपली मारकर बोली, 10 मिनट हुआ है उन्हें निकले हुए, अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। नव्या ने अपना सिर सहलाया और दक्ष की हाथ को झटक दिया और बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ ही मिनट बाद कारों का काफिला अंदर आया। ये देखकर सब खुश हो गए, डोर के पास जाकर खड़े हो गए। नव्या और दक्ष बाहर की तरफ चले गए। ईशानी और मोक्ष दोनों बच्चों को अपने गोद में लिए कार से बाहर निकले, तो नव्या और दक्ष उनके पास चले गए और बच्चों को देखने लगे। मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को पकड़ रखा था, जो एक टक कभी मोक्ष के चेहरे को देख रहा था तो कभी ऊपर नीली आकाश को देख रहा था। क्योंकि 2 दिन में वो पहली बार बाहर आई थी, उसकी ग्रे आंखें तारों की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर मोक्ष अपना सब कुछ दे सकता था। मोक्ष को अपनी प्रिंसेस में अपनी बीवी की परछाई दिखाई दिख रही थी। ईशानी ने अपने बेटे को गोद में पकड़ रखा था, जो उसे एक टक देख रही थी जैसे उसके लिए उसकी मोम ही दुनिया में एक्सिस्ट करती हो, बाकी कुछ नहीं है। ईशानी 2 दिन में ही हैरान हो गई थी, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ पैदा होते वक्त रोया था। बाकी 2 दिन में वो सिर्फ 2 बार रोया था, जब उसे ज्यादा भूख लगता था तब, वरना ज्यादातर टाइम वो शांत ही रहता था। और जब भी मोक्ष उसे देखता था वो उसे घूरने लग जाता था। और जब भी कोई लेडी डॉक्टर या नर्स उसकी स्टिचेस पर मेडिसिन अप्लाई करने आती थी, वो उन ऐसे घूरता था जैसे अगर उसका बस चलता तो अभी उन्हें मार डालता। उसकी तेज नजर बिल्कुल मोक्ष की तरह था। वो डॉक्टर और नर्स को ऐसे देखता था जैसे वार्न कर रहा हो कि कोई उसकी मोम या उसके करीब ना आए, जैसे वो सब उसकी मोम और उसके लिए खतरा हो। पर इससे उलट उसकी बेटी मोक्ष को देखते ही खेलने लगी थी, और सिर्फ मोक्ष को देखती थी जैसे कह रही हो, मुझे गोद में लीजिए डैड। चारों अंदर जाने लगे तो दादी माँ और कल्पना जी ने उन्हें डोर के पास रोक दिया। उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ये सब काम नव्या का था, उसने सर्वेंट को फूलों की टोकरी थमा दिया था। नव्या और दक्ष भी आपने भतीजा को देखकर एक्साइटेड होकर जाकर आपने मोम और दादी माँ के पास खड़े हो गए। कल्पना जी ने दोनों बच्चों की नजर उतारा और ईशानी और दोनों बच्चों की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाया। मोक्ष और ईशानी दोनों बच्चों को लेकर अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए, तो दक्ष मोक्ष की गोद से बच्ची को लेने की कोशिश करते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस आ जाओ, मेरे गोद में आओ। मोक्ष की आंखें छोटी हो गई तो दक्ष मुंह फूला कर बोला, भाई मुझे प्रिंसेस को दीजिए ना, आप तो 2 दिन से प्रिंसेस के साथ रह रहे हैं, मैं तो प्रिंसेस के साथ वक्त ही नहीं बीता पा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी प्यारी भतीजी की तरफ देखने लगा। वहीं दादाजी और अखिलेश जी भी बच्ची को गोद में लेना चाहते थे, तो मोक्ष ने उसे दक्ष के गोद में दे दिया। बच्ची को महसूस हो गया कि वो अभी अपने डैड की गोद में नहीं है, तो वो दक्ष की चेहरे को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगा। वहीं अखिलेश जी और कल्पना जी उसकी छोटी छोटी हाथों को पकड़ने लगे। वहीं दादाजी, दादी माँ और नव्या ईशानी की के गोद में अपने पोते और भतीजे के साथ खेल रहे थे। दादी माँ ने बच्चे को अपने गोद में ले लिया और खुशी से बोले, देखो ये मोक्ष की तरह ही घूर रहा है, पता नहीं इसने मेरी प्यारी बहू से कुछ क्वालिटी लिया है या बस आपने खडूस बाप की सारी क्वालिटी छीन लिया है। उनकी बात सुनकर दक्ष भी उन्हें अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा। वहीं वो बच्चा भी अपनी दादी माँ को घूरने लगा, जैसे वो पूरी तरह से नाखुश हो। वहीं अपनी प्रिंसेस को अपनी तरफ देखता देख दक्ष उसकी गाल पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस, क्या आप अपने चाचू को पहचान गए? उसके किस करते ही वो बच्ची गला फाड़कर रोने लगी। उसकी दूध जैसा गोरा गाल एक पल में ही लाल हो गया। नालायक, तुम्हें बच्ची को संभालना नहीं आता, ये कहकर कल्पना जी बच्ची को दक्ष के गोद से ले लिया और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। बच्ची ने एक पल के लिए अपनी दादी माँ को देखा और चुप हो गई। ये देखकर कल्पना जी खुश हो गई, पर यह खुशी सिर्फ एक पल के लिए ही था। दूसरे ही पल वो फिर से रोने लगी। ये देखकर मोक्ष ने अपनी मोम की गोद से अपनी बेटी को अपने गोद में ले लिया और आपने सीने से लगा लिया। जैसे ही बच्ची को मोक्ष की गोद में होने का एहसास हुआ,
वो तुरंत चुप हो गई और अपनी आंखें उठाकर उसने मोक्ष को देखा। फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो मोक्ष की सीने में मुंह रगड़ने लगी, जैसे है उसकी सेफ प्लेस मिल गया हो। ये देखकर सब हैरान थे कि कैसे 3 दिन की बच्ची आपने डैड के टच को अभी से पहचानने लगी है। और उसके गोद में जाते ही वो शांत हो गई। दक्ष चिढ़ते हुए सिर हिलाकर बोला, ये तो चीटिंग है। प्रिंसेस सिर्फ भाई के पास शांत रहती है और मेरे पास रोने लग जाती है। क्या ये चीटिंग नहीं है, आप ही कहिए भाभी। इतना कहकर उसने ईशानी को साइड से गले लगा लिया। अगला एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।